नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल फाइनेंस बाय राहुल पर। हम NISM का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर है। और चैप्टर नंबर 2 में भी हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से फंड्स होते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है, जिसमें बाय द स्ट्रक्चर ऑफ फंड्स से लेते हुए हम लोग आगे तक आ चुके हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगराइजेशन एंड सेबी रेगुलेशन। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड जो स्कीम है इसका कैटेगराइजेशन सेबी ने 5 भागों में किया है। नंबर 1 इक्विटी स्कीम्स जिसमें 11 सब कैटेगरीज है, डेट स्कीम जिसमें 16 सब कैटेगरीज है, हाइब्रिड स्कीम जिसमें 6 सब कैटेगरीज है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड जिसमें 2 एंड अदर स्कीम जिसमें 2 कैटेगरी है। तो आइए 1 बाय 1 सभी देख लेते हैं। अभी नंबर 1 इक्विटी स्कीम। इक्विटी स्कीम में मल्टी कैप फंड, इन सबको मैंने शॉर्ट में एक्सेल में बनाया है, तो एक्सेल पे चलते हैं। तो ये है एक्सेल हमारा, यहाँ लिखा है मैंने म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगराइजेशन एंड सेबी रेगुलेशन। 5 कैटेगरी है, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर स्कीम। तो इक्विटी जो स्कीम है इसमें 11 बताया था, जिसमें पहला है मल्टी कैप फंड, दूसरा है लार्ज कैप फंड, तीसरा लार्ज एंड मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, वैल्यू फंड एंड कॉन्ट्रा फंड, फोकस फंड, सेक्टोरल एंड थेमेटिक फंड, ELSS, फ्लेक्सी कैप फंड। ये 11 फंड्स है, सारे के सारे ओपन एंडेड है। ओके, और अब ये सब होते क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये जो मल्टी कैप फंड है, तो मल्टी कैप फंड यानी जो सभी कैपिटलाइजेशन कंपनीज में डालेंगे। अभी कैपिटलाइजेशन क्या होता है? टोटल वैल्यूएशन ऑफ एनी कंपनी, यानी नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई देयर शेयर प्राइस इज इक्वल टू एम कैप। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को उसके शेयर प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन एम कैप मिल जाएगा। अगर वो एम कैप 5,000 करोड़ से छोटा है, कम है, तो उसे स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाएगा। अगर वो 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच की कंपनी है, मतलब उसका वैल्यूएशन इतना है, तो उसको मिड कैप यानी मीडियम कैपिटलाइजेशन की कंपनी कहा जाएगा। और जिसका वैल्यूएशन 20,000 करोड़ के ऊपर है उसको हम लार्ज कैप फंड कहेंगे। तो इसमें होता क्या है कि मल्टी कैप फंड में यानी जो भी पैसा फंड मैनेजर के पास आता है, स्कीम में ये पूरे मल्टी कैप फंड यानी तीनों में लगाते हैं, लार्ज में लगाते हैं, स्मॉल में लगाते हैं, मीडियम में लगाते हैं। 75% पैसा इसका इक्विटी में लगता है, बचा कहीं और लगाते हैं, 25% बचा हुआ कहीं और लगाते हैं। तो इसमें से 25% लार्ज में, 25% मिड में एंड 25% स्मॉल कैप फंड में लगाते हैं। सिंपल, बस बाकी सब भी वैसा ही है। लार्ज कैप फंड तो जो लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी होंगी उनमें पैसा लगेगा। ये भी ओपन एंडेड स्कीम है, इसका 80% पैसा ऐसी लार्ज कैप कंपनीज में लगता है। यानी आपने 1,000 रुपये डाला है तो 800 रुपये लार्ज कैप कंपनीज में आपके पैसे जाएंगे। उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो यहाँ 70% पैसा इक्विटी का लगता है, जिसमें 35% एंड 35%, यानी 35% लार्ज में, 35% मिड में। उसके बाद मीडियम कैपिटलाइजेशन फंड, तो अभी मैंने सब क्लियर कर दिया है आपको ये सब क्या होता है। तो मीडियम कैपिटलाइजेशन की जो कंपनीज रहेंगी उसमें 65% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड स्कीम में लगाएंगे। स्मॉल कैप फंड में भी 65%। ओके, उसके बाद दिया है डिविडेंड यील्ड फंड। तो आपको मिड कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप सब समझ गए बराबर। अभी देखेंगे डिविडेंड यील्ड फंड। तो ये डिविडेंड यील्ड फंड क्या है कि ऐसे स्कीमों में पैसे लगाए जहाँ जाता है जहाँ आपको रेगुलर डिविडेंड मिलते रहे स्कीम में। तो यहाँ 65% इक्विटी में, बचा हुआ पैसा कहीं और लगाते। वैल्यू फंड एंड कॉन्ट्रा फंड एक होता है। वैल्यू फंड इज एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। ओके, और कॉन्ट्रा फंड जो है ये कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इसमें यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है फोकस फंड। तो फोकस फंड भी एक ओपन एंडेड फंड है, इसमें भी 80% पैसा जो है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड कंपनीज में लगाया जाता है। कम से कम 30 स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें ये, जहाँ पर ये पैसे लगाए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है फोकस फंड।
सेक्टोरल और थेमेटिक फंड क्या होता है? सेक्टोरल और थेमेटिक फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर पे लगाया जाता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, सीमेंट, स्टील। देखो जैसे अभी एग्जांपल पकड़ लो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, सेक्टोरल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक सेक्टर हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लोग हैं, जैसे कंस्ट्रक्शंस वाली कोई कंपनी होंगी, सीमेंट वाली, स्टील वाली, टेलीकॉम वाली, पावर वाली, तो ऐसी कंपनीज में ये पर्टिकुलर उन्हीं कंपनियों में पैसे लगते हैं, विच इज़ क्वाइट डेंजरस, बट रिस्क लिया तो इनकम भी जोरदार होती है इसमें। तो सेक्टोरल थेमेटिक फंड अराउंड 80% इक्विटी में लगाया जाता है। देन ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये तो इसमें तो 1.5 लाख रुपए हम लोग लगाते हैं, 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड भी होता है। इसमें आपको 1.5 लाख तक आपके टैक्स की छूट भी मिलती है। इसका 80% पैसा अराउंड इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड स्कीम में लगाया जाता है। देन फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा पैसा इधर से निकाल के उधर, ठीक है, मतलब इसे लार्ज कैप में बोलो, मिड कैप में बोलो, स्मॉल कैप में, सब जगह ये पैसे लगे होते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। और अराउंड 65% पैसा इक्विटी में लगा होता है। उसके बाद दूसरा है हमारा डेट स्कीम। तो डेट स्कीम बोले तो एकदम जैसे इक्विटी और डेट का अगर हम कंपैरिजन करें तो इक्विटी इज क्वाइट रिस्की एंड डेट इज सिक्योर्ड। तो रिस्की जहाँ पर है वहाँ पे रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे, और ये सिक्योर चलता है तो रिटर्न्स थोड़े लो होते हैं जनरली डेट स्कीम में। तो इसमें पहला आइटम है ओवरनाइट फंड। अभी इसमें ओपन एंडेड है, ओके, इसमें बताया नहीं गया है कि कितने पैसे कहाँ लगेंगे, बट जनरली जो भी पैसे लगते हो बॉन्ड्स में लगते हैं, इसमें दिखाया नहीं गया है। और ओवरनाइट फंड ये खाली 1 दिन के लिए रहता है, मतलब आप यहाँ पे पैसे लगा रहे हो तो 1 दिन के लिए। देन लिक्विड फंड भी ऐसा ही होता है, 91 डेज के लिए। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 3 to 6 मंथ। लो ड्यूरेशन फंड 6 to 12 मंथ। मनी मार्केट फंड, तो मनी मार्केट फंड यानी यहाँ के पैसे आज जाएंगे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ऐसी जगहों पे ये पैसे लगाए जाते हैं। इसकी मैच्योरिटी 1 साल की रहती है। उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 1 to 3 ईयर्स, मीडियम ड्यूरेशन 1 to 4 ईयर्स, मीडियम टू लॉन्ग 1 to 7 ईयर्स। तो ये जो स्कीम्स है ये सब बॉन्ड्स में ही पैसा जाता है, वो परसेंटेज नहीं दिया है, और इन सबकी मैच्योरिटी यहाँ पर दी हुई है। तो हमें इक्विटी में परसेंटेज याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है कभी कभी, और डेट में मैच्योरिटी याद रखना है। उसके बाद होता है डायनामिक फंड, 7 साल से ज़्यादा। डायनामिक बॉन्ड अक्रॉस ड्यूरेशन, इसमें जितना समय के लिए ये है उतना समय के लिए लोग डालते हैं इसमें पैसे। उसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड होते हैं। तो बॉन्ड तो आपको पता ही होगा, बॉन्ड्स इज लाइक डिबेंचर, दोनों के फीचर सेम है। बॉन्ड भी जो जनरली गवर्नमेंट पहले बॉन्ड इशू करती थी, एंड डिबेंचर्स जो है वो कंपनीज इशू करती थी, लेकिन अभी कंपनीज ने बॉन्ड इशू भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो कॉर्पोरेट कंपनीज। देन म्यूनसिपल बॉन्ड यानी गवर्नमेंट, दोनों की फीचर सेम है। जैसे डिबेंचर काम करता है वैसे ही बॉन्ड्स भी काम करता है। डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होता है, बॉन्ड भी सेम ऐसे ही है। अगर मैंने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदा है, मतलब मैंने उस कंपनी को कर्जा दिया, उसमें जो परसेंटेज तय रहेंगे वो मुझे मिलेंगे। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, तो इसमें 80% पैसा जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाया जाता है। क्रेडिट रिस्क फंड, ये भी कॉर्पोरेट बॉन्ड है, कंपनीज में पैसे लगाए जाते हैं 65% तक। म्यूनसिपल बॉन्ड्स, ये बैंकिंग एंड PSU यानी बैंक वगैरह को पैसे की आवश्यकता रहती है, तो वो बॉन्ड्स अगर इशू करते तो वहाँ पैसा लगेगा 80%। देन गिल्ड फंड यानी यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदा बेचा जाता है, इसलिए यहाँ लिखा है GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 80% यहाँ पैसा लग रहा है। देन गिल्ड फंड विद 10 ईयर्स कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 80% पैसा लग रहा है, 10 साल का मैच्योरिटी है। फ्लोटर फंड में 65% बॉन्ड्स में पैसे लग रहे हैं। तो ये फंड्स है, ये स्कीम है चलती है। उसके बाद है थर्ड हाइब्रिड स्कीम। हाइब्रिड स्कीम में नंबर 1 है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अभी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ओके, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या होता है? जनरली ये एक ओपन एंडेड हाइब्रिड स्कीम है, और ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ये पैसे लगते हैं जनरली 75 to 90%, और बचा हुआ 10 से 25% इक्विटी में, ठीक है। उसके बाद बैलेंस हाइब्रिड एंड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इसमें भी डेट में 40 to 60 एंड इक्विटी 40 to 60, मतलब अगर डेट में इसमें 40% है तो इक्विटी में 60 डालेंगे, डेट में 50 है तो इसमें 50, डेट में 60 है तो इसमें 40% डालेंगे। इस तरीके से दोनों का रेशो 40 to 60 है। देन उसके बाद बैलेंस हाइब्रिड फंड। गाइज ये हाइब्रिड फंड, सबसे पहले तो समझ ली हाइब्रिड स्कीम क्या होती है।
इक्विटी स्कीम यानी इक्विटी कंपनीज में पैसे लग रहे, लाइक टाटा, रिलायंस, ठीक है, इन कंपनियों में पैसे लग रहे। डेट यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स में पैसे लग रहे सिक्योर्ड। एंड हाइब्रिड यानी दोनों में पैसे लग रहे, आधा इसमें आधा उसमें, इक्विटी एंड डेट। तो ओवरऑल सभी हाइब्रिड का यही मतलब होता है। बैलेंस हाइब्रिड फंड, तो बैलेंस हाइब्रिड अगर देखोगे तो थोड़ा रिस्की चलता है, रिटर्न्स अच्छे होते हैं। 20 to 35% डेट में लगाते हैं, 65 to 80% इक्विटी में लगाते हैं। उसके बाद एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इसका भी सेम रेशो है, लिखा नहीं लगता मैंने। एग्रेसिव बैलेंस फंड। देन डायनामिक एसेट अलोकेशन एंड बैलेंस फंड, ओपन एंडेड स्कीम है, इक्विटी में पैसे लगते हैं पूरे, मल्टी एसेट अलोकेशन अलग अलग एसेट्स में, आर्बिट्रेज फंड, इक्विटी सेविंग्स 10%, 65%। तो गाइस आई थिंक आप समझ रहे होगे। देन चौथा है सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड, तो एक है रिटायरमेंट फंड, दूसरा है चिल्ड्रंस फंड, दोनों भी ओपन एंडेड स्कीम, दोनों में 5 साल का लॉकिंग रहता है। ओके, पांचवा है अदर स्कीम, जिसमें इंडेक्स फंड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड फंड ऑफ फंड। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब होता है कि जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, इंडेक्स खरीदा जाता है, इसमें एकदम सिक्योर रहता, 95% तक पैसा इसमें लगाया जाता है इंडेक्स स्कीम में। एंड देन फंड ऑफ फंड यानी अगर आपको फॉरेन की किसी कंपनीज में पैसे लगाना है म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो आपको फंड ऑफ फंड ये स्कीम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आप जाके बाहर की कंपनीज में पैसे लगा सकते हो। इसमें भी 95% अराउंड पैसा इक्विटीज रिलेटेड कंपनीज में लगता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का, ठीक है। अगर हम देखें तो ये है वो सब, इसका भी थ्योरी में भी है, इसको मैंने एक्सेल पे शॉर्ट में उतारा ताकि आपको इजीली आराम से सारी चीज़ें समझ में। ओके, अभी कल के जो लेक्चर है, कल के लेक्चर में हम लोग फिक्स मैच्योरिटी प्लान, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, फिक्स मैच्योरिटी प्लान, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे और कल का आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो मतलब आज का एक सेशन हो गया। कल के सेशन के बाद आई थिंक परसों हमारा लास्ट या कल ही लास्ट सेशन होगा इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। जो लोग भी इस सीरीज़ को देख रहे हो प्लीज़ पहले वीडियो से इसको देखें, तो आप सारी चीज़ें रिलेट कर पाओगे। ओके, अपने चैनल की ग्रोथ करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और जो पुराने लोग हैं वो प्लीज़ शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।